हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन प्रिंसिपल ऑफ मर्केंटलिज्म? Nations should focus on free trade and minimal government intervention in the economy. Nations should strive to achieve a positive balance of trade by maximizing exports and minimizing imports. Third option है, nations should allow market forces to determine the allocation of resources without any government involvement. Fourth option है, nations should prioritize technological innovation to drive economic growth and development. नेक्स्ट हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश वाणिज्यवाद के मुख्य सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राष्ट्रों को मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्था में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप पर ध्यान देना चाहिए। बी ऑप्शन है, राष्ट्रों को निर्यात को अधिकतम और आयात को न्यूनतम करके व्यापार का सकारात्मक संतुलन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सी ऑप्शन है, राष्ट्रों को संसाधनों के आवंटन का निर्धारण बाजार बलों को बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के करने देना चाहिए। डी ऑप्शन है, राष्ट्रों को आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रों को निर्यात को अधिकतम और आयात को न्यूनतम करके व्यापार का सकारात्मक संतुलन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेशन शुड स्ट्राइव टू अचीव अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड बाय मैक्सिमाइजिंग एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइजिंग इंपोर्ट। Mercantilism is an economic theory that was prominent in Europe from the 16th to 18th century. The main principle of mercantilism is that a nation's wealth and power are best served by increasing export and collecting precious metals like gold and silver while minimizing import to create a favorable balance of trade. मर्केंटलिज्म इस बात में बिलीव करते थे कि हमें अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें गोल्ड और सिल्वर एकत्रित करना चाहिए, इकट्ठा करने चाहिए, कलेक्ट करने चाहिए और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और इंपोर्ट को मिनिमम करना चाहिए, कम से कम इंपोर्ट करनी चाहिए। वाणिज्यवाद एक आर्थिक सिद्धांत है जो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक यूरोप में प्रमुख था। वाणिज्यवाद का मुख्य सिद्धांत यह है कि किसी राष्ट्र की संपत्ति और शक्ति को निर्यात को बढ़ाकर और सोने और चांदी जैसे मूल्यवान धातु को एकत्रित करके और आयात को कम से कम करके सबसे अच्छी सेवा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेविटी मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन 1962? एडम स्मिथ, पॉल क्रुगमैन, जेन टिनवर्जन, डेविड रिकार्डो। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ग्रेविटी मॉडल के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेन टिनवर्जन। Gravity model of international trade was developed by Jan Tinbergen in 1962. The model is used to predict bilateral trade flows between two countries based on their economic size and the distance between them. ग्रेविटी मॉडल ये बोलता है कि अगर दो देशों के बीच में कम डिस्टेंस है तो उनके बीच में ज़्यादा ट्रेड होगा और अगर दो देशों का जो इकोनॉमिक साइज है अगर वो बड़ा होगा तब भी जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इससे ट्रेड का वॉल्यूम रिड्यूस होगा।
Next question is, who developed the product life cycle theory in international trade? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पाद जीवन चक्र सिद्धांत का विकास किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेमंड बर्नौन। Product life cycle theory was developed by economist Raymond Vernon in 1966. This theory explains how a product's production and trade patterns evolve over time. Next question is, which of the following best describes the concept of immersive growth in international trade theory? फर्स्ट ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ दैट लीड्स टू अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन नेशनल वेलफेयर ड्यू टू इन्हांस्ड प्रोडक्शन एंड ट्रेड। ऑप्शन बी इकोनॉमिक ग्रोथ दैट रिजल्ट इन अ वर्सनिंग ऑफ अ कंट्रीज टर्म ऑफ ट्रेड पोटेंशियली लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन ओवरऑल वेलफेयर डिस्पाइट इंक्रीज्ड आउटपुट। ऑप्शन सी इकोनॉमिक ग्रोथ दैट जनरेट्स न्यू मार्केट and increases trade opportunities, thereby improving national welfare. Option D economic growth that causes a decrease in unemployment and an increase in income levels across the country. इमर्साइजिंग ग्रोथ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, economic growth that result in a worsening of a country's term of trade, potentially leading to a decline in overall welfare despite increased output. Immersive growth was introduced by economist Jagdish Bhagwati. It describes a situation where economic growth in a country could lead to a worsening of its terms of trade, meaning that country must export more to import the same amount of goods, which can reduce its overall welfare. This phenomenon occurs when a country's increased production leads to a drop in the prices of its export goods related to the price of its import goods, causing the countries to be worse off despite producing more. इमर्साइजिंग ग्रोथ का कंसेप्ट जगदीश भगवती ने दिया था। इमर्साइजिंग ग्रोथ क्या होती है कि जब एक इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ग्रोथ होने से क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट है मतलब प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होती है और जो एक्सपोर्ट है उसके प्राइस गिर जाते हैं। एक्सपोर्ट के प्राइस कम होने से क्या होता है कि अब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं लेकिन जो इम्पोर्ट है वो सेम अमाउंट ऑफ गुड ही इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा ओवरऑल जो वेलफेयर है वो डिक्रीज हो जाता है। ये बात करती है इमर्साइजिंग ग्रोथ। Next question is, which of the following best defines the optimum level of tariff for a country? The tariff rate that maximizes government revenue, tariff rate that maximizes consumer surplus, tariff rate that maximizes national welfare, tariff rate that eliminates all imports. इनमें से कौन सा कथन किसी देश के लिए शुल्क के अनुकूल स्तर को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द टैरिफ रेट दैट मैक्सिमाइजेस नेशनल वेलफेयर। वह शुल्क दर जो राष्ट्रीय कल्याण को अधिकतम करती है। ऑप्टिमम लेवल ऑफ टैरिफ for a country is the tariff rate that maximizes national welfare, which includes the overall economic benefit to the country as a whole. किसी देश के लिए शुल्क का अनुकूल स्तर वह शुल्क दर होती है जो राष्ट्रीय कल्याण को अधिकतम करती है, जिसमें देश के समग्र आर्थिक लाभ शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following best describes a custom union? फर्स्ट ऑप्शन है एन अग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज टू रिड्यूस टैरिफ ऑन सर्टेन गुड्स।
Option B, a group of countries that have eliminated tariffs and other trade barriers among themselves and have adopted a common external tariff against non-members. Option C, a group of countries that have a common currency and a unified monetary policy. Option D, an organization that provides financial aid to developing countries. कस्टम यूनियन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, a group of countries that have eliminated tariffs and other trade barriers among themselves and have adopted a common external tariff against non-member. कस्टम यूनियन में क्या होता है कि जो मेंबर कंट्री होते हैं उन पे किसी तरह का टैरिफ नहीं होता, वो फ्री ट्रेड करते हैं, लेकिन जो नॉन मेंबर कंट्री होती है उन पे सेम कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाया जाता है, सभी कंट्री कॉमन टैरिफ लगाती है. Custom union is a type of trade agreement in which a group of countries agree to eliminate tariffs and other trade barriers among themselves while adopting a common external tariff on imports from non-member countries. This arrangement helps to facilitate free trade between member countries while maintaining a unified trade policies toward the rest of the world. कस्टम यूनियन में क्या होता है, जो मेंबर कंट्री होती है वो आपस में फ्री ट्रेड कर रही होती है और जो नॉन मेंबर कंट्री होती है उनमें वो सारी मेंबर कंट्री यूनिफाइड या एक कॉमन टैरिफ लगा रही होती है. ठीक है, कॉमन रेट ऑफ टैरिफ लगा रही होती है जो नॉन मेंबर कंट्री होती है उनके इंपोर्ट पे, और जो मेंबर कंट्री होती है वो आपस में फ्रीली ट्रेड कर रही होती है बिना किसी टैरिफ के. कस्टम यूनियन एक प्रकार का व्यापार समझौता है जिसमें देशों का एक समूह आपस में शुल्क और अन्य व्यापार बाधाओं को समाप्त करने और गैर सदस्य देशों से आयात पर एक सामान्य बाहरी शुल्क अपनाने पर सहमत होता है. यह व्यवस्था सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को सुविधाजनक बनाती है जबकि बाकी दुनिया के प्रति एकीकृत व्यापार नीति बनाए रखती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? Option A, to provide long-term loans to developing countries for infrastructure projects. Option B, to facilitate international trade by removing trade barriers among member countries. Option C, to ensure the stability of the international monetary system by providing short-term financial assistance to member countries facing balance of payments problems. Option D, to administer international environmental agreements and coordinate global climate policies. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, to ensure the stability of the international monetary system by providing short-term financial assistance to member countries facing balance of payment problems. संतुलन भुगतान समस्याओं का सामना कर रहे सदस्य देशों को अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना. The primary purpose of International Monetary Fund is to maintain the stability of the international monetary system by providing short-term financial assistance to member countries that are experiencing balance of payment problems. IMF मेंबर्स कंट्री को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है. जिस कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम चल रही होती है IMF उसको शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है ताकि वो स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए, to provide financial assistance to developing countries for infrastructure projects. Option B, to facilitate international trade by promoting the reduction of trade barriers and ensuring fair competition among member countries. Option C, to coordinate
global monetary policy, and provide loans to countries in economic distress, to regulate international labor standards and improve working conditions worldwide। विश्व व्यापार संगठन का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड by promoting the reduction of trade barriers and ensuring fair competition among member countries। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, व्यापार बाधाओं को कम करने को प्रोत्साहित करना और सदस्य देशों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना। World Trade Organization (WTO) aims to facilitate international trade by promoting the reduction of trade barriers such as tariff and quotas and ensuring that trade flows as smoothly, predictably, and freely as possible among member countries। WTO also works to ensure fair competition and resolve trade disputes between member countries। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है, व्यापार बाधाओं जैसे शुल्क और कोटा को कम करने को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना कि व्यापार सदस्य देशों के बीच सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से चले। WTO निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाने का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनीला, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क? भूटान, मालदीव्स, चाइना, पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर कंट्रीज इन साउथ एशिया। सार्क की 8 मेंबर्स कंट्री हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। चाइना सार्क की मेंबर कंट्री नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ में दक्षिण एशिया के 8 सदस्य देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। World Bank Group consists of 5 institutions: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), second है International Development Association (IDA), third है International Finance Corporation (IFC), and fourth है Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), and fifth है International Center for Settlement of Investment Dispute
ICSID। ये 5 इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not typically considered a feature of developing countries? High levels of poverty, advanced industrial infrastructure, low per capita income, dependence on agriculture। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर विकासशील देशों की विशेषता नहीं है? उच्च स्तर की गरीबी, उन्नत औद्योगिक अवसंरचना, कम प्रति व्यक्ति आय, कृषि पर निर्भरता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उन्नत औद्योगिक अवसंरचना, एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, लो पर कैपिटा इनकम और डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एक डेवलपिंग कंट्रीज की फीचर है। गरीबी, कृषि पर निर्भरता और कम प्रति व्यक्ति आय एक विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता है, लेकिन एक उन्नत औद्योगिक अवसंरचना एक विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। Developing countries are often characterized by several features. High levels of poverty. Many developing countries have significant poverty rates. Low per capita income. Developing countries generally have lower per capita income compared to developed nations. Dependence on agriculture. Developing economies often rely heavily on agriculture as a primary sector for employment and income. High levels of poverty, low per capita income और डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एक डेवलपिंग कंट्री की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ की फीचर ऑफ द हेरेड-डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? ऑप्शन ए, it emphasizes the role of technological innovation in driving economic growth. It focuses on the relationship between investment, savings, and economic growth. It explains the impact of monetary policy on inflation and unemployment. It highlights the importance of labor market reforms for sustainable economic development. हेरेड-डोमर आर्थिक वृद्धि मॉडल की एक प्रमुख विशेषता को सबसे अच्छे तरीके से कौन सा बयान वर्णित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यह निवेश, बचत और आर्थिक वृद्धि के बीच के संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है। हेरेड-डोमर model is an economic theory that emphasizes the relationship between investment, saving, and economic growth. Next question is, in the solo growth model, what is the primary role of technological progress? Option A, to increase the saving rate directly. Option B, to ensure the rate of population growth. Option C, to shift the production function upward, leading to higher output per worker. Option D, to increase the rate of capital depreciation. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू शिफ्ट द प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड, लीडिंग टू हायर आउटपुट पर वर्कर। In solo model, technological progress plays a crucial role in long-term economic growth. Its primary impact is to shift the production function upward, leading to higher output per worker. Technological progress is considered as exogenous factor that enhance the efficiency of production. It shifts the production function upward, which means that for any given level of capital and labor, the output increases. Next question is, which of the following is a key feature of endogenous growth theory? Option A, technological progress is treated as an exogenous factor. Option B, the model assumes
diminishing returns to capital and labor. Option C. Economic growth is primarily driven by factors within the economy such as human capital and innovation. Option D. The focus is on short-term fluctuation in economic activity. एंडोजीनियस वृद्धि सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. Economic growth is primarily driven by factors within the economy such as human capital and innovation. आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से आंतरिक कारकों जैसे मानव पूंजी और नवाचार द्वारा प्रेरित होती है. Endogenous growth theory developed in response to the limitation of the solo growth model focuses on factors within the economy that derive long-term growth. Key factors include economic growth is primarily driven by factors within the economy such as human capital and innovation. Next question is, the big push theory of economic development is associated with which economist? Joseph Schumpeter, Paul Samuelson, W. Rostow, Rogestin Rodan. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोजेस्टीन रोडान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस इज रिटन बाय विच इकोनॉमिस्ट? अमर्त्य सेन, ए ओ हिरिशमैन, गुनार मिर्डल, पॉल सैमुएल्सन. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुनार मिर्डल. Next question is, in the Lewis dual sector model of economic development, what is the primary mechanism for transitioning labor from the traditional sector to the modern sector? Option A, government subsidy to the traditional sector. Option B, higher wages in the modern sector attracting labor from the traditional sector. Option C, international trade agreements that favor the traditional sector. Increased technological advancement in the traditional sector. लुईस द्वितीय क्षेत्र मॉडल के अनुसार परंपरागत क्षेत्र से आधुनिक क्षेत्र में श्रमिकों के स्थानांतरण के लिए प्राथमिक तंत्र क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, higher wages in the modern sector attracting labor from the traditional sector. आधुनिक क्षेत्र में उच्च वेतन जो परंपरागत क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करता है. Next question is, the physical quality of life index PQLI was developed by which of the following? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉरिस, डेविड मॉरिस. Physical quality of life index was developed by Maurice D. Morris. Next question is, which of the following dimension is not included in the Human Development Index? Life expectancy at birth, gross national income per capita, mean year of schooling, access to clean water. निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वच्छ जल की उपलब्धता, एक्सेस टू दी क्लीन वाटर. क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग HDI के डायमेंशन है, लेकिन एक्सेस टू द क्लीन वाटर HDI का डायमेंशन नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वाज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस? 2005,
2007, 2010, 2012? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2010. Next question is Tobin tax is a tax on option A transactions in the share market, option B transactions in the money market, option C transactions in the commodity market, option D transactions in the foreign exchange market. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्रांजैक्शंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. Next question is financial dualism theory was developed by Higgins, H. Mint, W. A. Lewis, R. Nurse. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एच मिंट. Next question is hedging refers to option A the acceptance of a foreign exchange risk, option B the covering of a foreign exchange risk, option C foreign exchange speculation, option D foreign exchange arbitrage. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द कवरिंग ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड द यूज ऑफ ट्रेड इंडिफरेंस कर्व्स इन द एनालिसिस ऑफ ट्रेड थ्योरी? जे ई मिड, ए मार्शल, ए पी लर्नर, बी ओहलिन. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जे ई मिड.